नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। हम कहानी पढ़ रहे थे मुसाफिर कैफ़े, दिव्य प्रकाश दुबे सर की लिखी हुई है। हम इसके 7 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, ये आज 8th पार्ट पढ़ रहे हैं हम। और जहाँ से हमने इसे ख़त्म किया था 7वें पार्ट के अंदर, वहीं से इस सफ़र को वापस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 साल बाद मसूरी। इन 10 सालों में दुनिया को जिस तेज़ी से बदलना चाहिए था उससे ज़्यादा तेज़ी से बदल चुकी थी। मुसाफिर कैफ़े अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था। पम्मी और चंद्र दोनों मिलकर कैफ़े चलाते। मुसाफिर कैफ़े में अब भी वहीं बेरे काम करते जो साल पहले करते थे। कैफ़े अब बिल्कुल अपने लेआउट की तरह दिखता था। नीचे कुछ टेबल थे, कुछ गद्दे। एक दीवार पर मुसाफिर कैफ़े विजिट करने वाले सैकड़ों लोगों की चंद्र और पम्मी के साथ फ़ोटो थी। एक पूरी दीवार में सैकड़ों किताबें रखी थी। ऊपर वाले हिस्से में 5 कमरे बने थे और 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में चंद्र और पम्मी रहते थे। सामने वाली बालकनी में बैठकर वे दुनिया भर की बातें करते। पता नहीं चंद्र और पम्मी का आपस में जो था उसको दुनिया के किसी भी किताब के हिसाब से प्यार बोला जा सकता था या नहीं, लेकिन पम्मी और चंद्र को एक दूसरे की आदत थी। कैफे से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों 1 महीने के लिए अगर अलग अलग टाइम पर दुनिया घूम जाते थे। उनके लिए दुनिया का मतलब केवल विदेश नहीं था, उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था, उनके गांव भी थे। उसके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था उतना ही अंदर था। ये 1 महीना उनका अपना होता था। उस 1 महीने में कोई भी डिटेल न पम्मी मांगती थी न चंद्र के घर वाले भी कभी कभार मसूरी घूमने आते। उन्होंने ये मान लिया था कि इनको समझाना बेकार है। चंद्र की माँ जब आखिर बार आई तो उन्होंने मजाक मजाक में ये भी कह दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियां क्यों मिलती है जिनको शादी नहीं करनी है। चंद्र हर संडे को बच्चों को पंचतंत्र में हैरी पॉटर की कहानी मिलाकर एक नई कहानी सुनाता था। जो भी मुसाफिर कैफे आता उसको पहली बार नज़र में ऐसा लगता कि चंद्र और पम्मी शादीशुदा है। कोई उनसे इस बारे में पूछता भी तो वे हंस के टाल देते। यहाँ कमरे हमेशा बुक रहते। जो भी मुसाफिर कैफे में रुकता उनको लगता था कि कहीं वो किसी होटल जैसी जगह पर रुका है। सबको लगता था कि पम्मी और चंद्र उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वे दोस्त के यहाँ घूमने आए हैं। सर रस्किन बॉन्ड की भी ये फेवरेट जगह थी। वो महीने में एक बार मुसाफिर कैफे में बच्चों को कहानियाँ सुनाने आते थे। चंद्र और पम्मी ने दुनिया के साथ एडजस्ट न करके मुसाफिर कैफे में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिनमें उनको एडजस्ट करना नहीं पड़ता था बल्कि दुनिया उनके हिसाब से एडजस्ट करती थी। जब भी कोई मुसाफिर कैफे आता तो वहाँ रुककर अपना कुछ न कुछ छोड़ ही के चला जाता। पिछले ही साल एक अमेरिकन को आकर यहाँ इतना अच्छा लगा कि उसने पूरी प्रॉपर्टी और करीब $5 लाख मुसाफिर कैफे के नाम कर दिए। उसके बाद से पम्मी और चंद्र मुसाफिर कैफे में लोगों का रुकना फ्री कर दिया। मुसाफिर कैफे में रुकने पर बस खाने के पैसे देने पड़ते थे। वैसे भी दोनों को समझ आ चुका था कि कोई पैसे के पीछे कितना भी भाग ले, पैसा कभी पलट के आपको गले नहीं लगा सकता। इसलिए शायद दुनिया की सारी दौलत की दौलत अक्सर एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बहुत ही टुच्ची टुच्ची पड़ जाती है। पैसे कमाने में कई बार जिंदगी धीरे धीरे करके गंवानी पड़ती है। धीरे धीरे होने वाली कोई भी चीज़ पता नहीं चलती। इसलिए जब पैसा इकट्ठा हो जाते हैं तब तक अपने मतलब खो चुके होते हैं। चंद्र को भी अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उसका पागलपन क्या था, लेकिन मुसाफिर कैफे ने उसकी जिंदगी को जीने की वजह दे दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बालकनी बैठे हुए पम्मी ने दारू पीकर चंद्र से पूछा, बल्कि वो ऐसे सवाल चढ़ने के बाद ही करती थी। तो क्या लगता है तुम्हें किस बारे में? तुम जब 10 साल पहले आए थे तो लाइफ की मीनिंग ढूंढने आए थे। अब तक तुम्हें वापस जवाब मिला होगा, तो बताओ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की एज सच कोई मीनिंग नहीं होती, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही तो एक जैसी होकर भी सबकी लाइफ अलग अलग होती है। 10 साल में सुधा से मिलने का कभी मन नहीं किया? रोज़ करता है, फिर गए क्यों नहीं? उसकी लाइफ में मीनिंग में मैं कहीं फिट नहीं होता था। इसलिए अब इसके बाद कोई सवाल मत पूछना। जितनी चढ़ी है उतनी उतर भी गई है। बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कर लो अडॉप्ट। अच्छा चंद्र, एक चीज़ सही बताओ, पूछूं? बच्चा
सवाल पूछने का मत पूछा करो, सीधे पूछ लिया करो। चंद्र को ये बोलते सुधा की कभी कि कोई बात याद आई? तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुधा ने फ़ोन पर झूठ बोला था। उसने बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाया था। वो हर चीज़ अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं पहचान ना पाऊँ। कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब 10 साल से। मैंने हॉस्पिटल में कॉल करके भी कंफर्म किया था। तभी तुम्हारा मन नहीं किया कि अपने बच्चे को मिलने का? किया, बल्कि रोज़ करता है। जब मैं बच्चों को कहानियाँ सुना रहा होता हूँ तो लगता है मेरा बच्चा भी कहीं बैठ के सुन रहा होगा। उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देती है मुझे। ये सुनकर पम्मी चंद्र के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंद्र के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुपचाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में देने लायक अगर कुछ है तो वो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा की उम्मीद। ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसलिए रही है क्योंकि लोग अभी भी जाने अनजाने एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद दे देते हैं। हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रहता है कि किसी दिन वो सब कुछ ईमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए। किसी के साथ बहुत लंबा रह लो तो भी इंसान अजनबी हो जाता है। ये बात मम्मी को इसी पल समझ भी आ गई और महसूस भी हुई। झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्योंकि झूठ में उम्मीद होती है, इसलिए झूठ आखिर में उम्मीद तोड़ता भी तो है। झूठ से आखिर तक बात चलती तो है, वरना सारे रिश्ते एक शाम में ख़त्म हो जाते हैं। 1 साल बाद मुंबई। कहानियों के सारे सिरे सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार पीछे जाना पड़ता है तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई के सबसे बड़े फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म की 50% की पार्टनर थी। सारे केसेज में वो जाती भी नहीं। उसकी एक बार केस प्रेजेंट करने की फी बहुत थी। वो खुद बहुत सी सिलेक्टिव केस लेती थी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरते थे। वो अब चंदर से कहा करती थी कि वो अकेले मैनेज कर लेगी तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था, बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही थी कि जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती हैं। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंद्र ने बहुत पहले से ये सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के नाम के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था, लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों नहीं चाहता तो वो हमेशा बोलता लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा के बचपन को देख पाएगा। सुधा ने चंद्र का मन वाला नाम रख के कभी चंद्र का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने अपनी शादी नहीं की, बल्कि उसका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहा कि वो शादी कर ले। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पे रुकता था। साल में 1-2 बार छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर रुकता तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते। इस बात का क्या मतलब होता, अक्सर को भी अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्सर चंद्र की पुरानी किताबों को अलमारी से निकालकर उसकी अंडरलाइंस को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते विनीत ही उसके पापा हैं। सारे फंक्शन में सुधा विनीत के साथ ही आती थी। एक बार तो वो अक्सर के स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्सर क्लास में बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा जिद नहीं करता। सुधा उसको प्यार से समझा देती कि वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहता था। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी 1-2 डायरी में जो नाम चंद्र लिखा है वो कौन है ये पूछना चाहता था। वो ये समझना चाहता था कि मम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो घर लौटकर वो न्यू अक्षर को अपने
सीने से चिपकाकर घंटों रोती थी। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी झेली नहीं जाती। क्यों उनके घर में शादी की एक भी फोटो नहीं थी। अपनी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में लगता कैसा है। पापा बोलते हो जब होठ 2 बार मिलते हैं तो होठों को कैसा लगता है। अपने ही मुंह से पापा बोलना अपने ही कानों में सुने कैसा पड़ता है। से देहरादून। सुधा ने सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकेंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्सर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंद्र के जैसा कंफ्यूज रहता था। यही सब सोचकर सुधा ने अक्सर को बोर्डिंग में डालने का फैसला किया। उसने अक्सर से 1-2 बार पूछा लेकिन अक्सर ने कोई जवाब नहीं देता था। सुधा चूँकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहैम बॉयज़ स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूलों दोनों के लिए ऑप्शन खुले हुए थे। यही सब देख समझ के सुधा विनीत और अक्सर देहरादून पहुंचे। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं था जितना सुधा ने वो मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्सर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्सर जब कभी स्कूल के टूर पे गया तो सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी। चंद्र का जाना शायद वो जेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्सर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये भी ख्याल आता कि उसके पास तो है अक्सर, चंद्र ने क्या ही किया होगा। उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल पहले फ़ोन पर चंद्र ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफ़े लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी। वो चंद्र से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई। वो चंद्र को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी कि शायद चंद्र अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तभी अंदर रख सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हज़ारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियत खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू न बहते न सूखते वो जिंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ नहीं होता। किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब हम उसको पाकर खो दें। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्सर का एडमिशन वेलहैम और दून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया था। सुधा अक्सर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रांग बन रही थी, बिल्कुल भी नहीं रोई। अक्सर पे बोर्डिंग आने का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो यहाँ भी उतना ही चुप था जितना मुंबई में रहता था। सुधा रात में होटल के अपने कमरे में पहुँचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोती रही। विनीत उसको चुप करवाने की 1-2 बार नाकाम कोशिश कर रहा था। उस मोमेंट सुधा को लगा अक्सर नहीं गया बल्कि चंद्र हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत अगले ही दिन शाम को दिल्ली की फ्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्सर के बिना नहीं रह पाएगी तो उसको लेकर लौट आएगी। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्सर के बोर्डिंग वाला फैसला लेने में भी सुधा को 1 साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया कि अगर वो अक्सर से मिलने जाएगी तो उसका मन भी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा। लेकिन सुधा थी। अपने घर पर आ गई तो आ गई। विनीत अपने पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतज़ार करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा कि वो भी रुक जाए। वो लोग 2-3 दिन के लिए मसूरी ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं, लेकिन सुधा ने बोला नहीं, वो अकेले रुकना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ़्लाइट के लेने के लिए देहरादून वापस चल दिया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा कमरे में ही गुजारा। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेले थी। अपने आप को अकेले में तो भुलाया
नहीं जा सकता। उसको कोई कॉल पिक करने का मन नहीं था। उसने मोबाइल अपना बंद कर दिया था। सुधा ने बेरे को बुलाकर उससे सिगरेट मंगवाई। उसने उसने अक्सर की वजह से सिगरेट पीना करीब करीब छोड़ दिया था। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते सिखाते बड़े भी अक्सर अपनी आदतें बदल देते हैं। 20-20 में रहकर उसको रोना आ रहा था। किस बात पे आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। कई बार रोना एक वजह से शुरू होता है और ख़त्म भी किसी दूसरी वजह पर। उसने सिगरेट मंगा तो ली थी लेकिन पी नहीं पाई। एक दिन बड़ी मुश्किल से बीता। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने सोचा कि वो बाहर घूम के आएगी। वो मॉल रोड पर बहुत देर तक टहलती रही। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की लेकिन फिर भी आधा दिन बीता। इस बीच उसका मन किया कि वो अक्सर की बोर्डिंग स्कूल जाए। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्सर रो रहा है। अक्सर ऐसे तो रोता नहीं था लेकिन जब रोता था तो चुप नहीं होता था। किसी तरह उसका दिन खिसका। बीच में मोबाइल थोड़ी देर के लिए खोला तो ऑफिस के ईमेल और मैसेज देखकर थोड़ी खींची। विनीत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था लौट कब रही हो। इस सवाल से उसका मन इतना खराब हुआ कि उसने मोबाइल फिर से बंद कर दिया। आज अकेले सुधा का तीसरा दिन था। वो सुबह सुबह तैयार होकर फिल्म देखने निकल गई। सालों बाद वो अकेले फिल्म देखने गई थी। अकेले फिल्म जाने में वही फिल्म अलग दिखती है। अंधेरे कमरे में पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी ज़िंदगी के कुछ भूले बसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल से निकलकर अपने कमरे में लौटने पर उसने अंधेरे कमरे के पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी ज़िंदगी के कुछ भूले बिसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल से निकलकर अपने कमरे में लौटने पर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालकर होटल और लैंडलाइन से नंबर डायल किया जिसमें करीब 10 साल पहले चंद्र का फ़ोन आया था। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, नमस्कार मुसाफिर कैफ़े। सुधा ने कैफ़े सुनकर फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल किया। फिर से आवाज़ आई, नमस्कार मुसाफिर कैफ़े। इधर से सुधा ने पूछा, आप अपना एड्रेस दे सकती हैं और कैफ़े कब तक खुला रहता है। उधर से आवाज़ आई, मैम कैफ़े हमेशा खुला रहता है। किचन रात 11 बजे बंद हो जाता है। बाकी आप स्टे करने भी कभी भी आ सकती हैं। आपके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। हाँ मैम, आप अपनी डिटेल नोट करा दीजिए, मैं आपकी बुकिंग ले लेती हूँ। आओ नहीं, मुझे स्टे नहीं करना है, बस आप एड्रेस नोट करा दीजिए। एड्रेस नोट करके सुधा ने फ़ोन काट दिया और होटल से मसूरी जाने वाली टैक्सी बुक करा ली। सुधा की पूरी रात बेचैनी में गुजरी। उसको पूरी रात लग रहा था कि अक्सर बहुत रो रहा है। हमारी यादों का कुछ हिस्सा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है। इसके साथ इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की कहानी मैं आपको आगे वाले पार्ट में सुनाऊंगा। अगर आप यहाँ तक कहानी सुन चुके हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।